Good morning, Jai Shri Krishna. Today we will continue the third chapter. तीसरा चैप्टर जो हमने पेज नंबर 22 तक कर लिया था, जिसके अंदर हमने कवर किए थे डिमांड के डेफिनेशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी जो फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं. आज हम उससे आगे बढ़ेंगे. सो पेज नंबर 22, सबसे पहला टॉपिक है डिमांड फंक्शन. नाउ डिमांड फंक्शन बेसिकली होता क्या है? डिमांड फंक्शन बेसिकली एक्सप्लेन करता है द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ओके, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो आपको हेल्प करता है ये पता लगाने में कि डिमांड में और जो फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं उनमें क्या रिलेशन है. यानी इट एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी होती है. dx मीन डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी. f रिफर टू फंक्शन. ओके, ये मैथमेटिकल टर्म है. px, ये अलग अलग फैक्टर्स है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. px मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी, py मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, देन t मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, y मीन्स इनकम ऑफ कंज्यूमर, u मीन्स अदर फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं. ये सारे फैक्टर्स का और डिमांड का क्या रिलेशन है उसको हम मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं. इसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन. ये आपको हेल्प करता है कि बाकी फैक्टर्स में अगर कोई भी चेंजेस है तो डिमांड में क्या चेंजेस होंगे वो पता लगाने में. ओके, सो इससे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. नाउ लॉ ऑफ डिमांड एक सिंपल सा लॉ है. ओके, लॉ ऑफ डिमांड आपको डिमांड और प्राइस के बीच का क्या रिलेशन है. ओके, हमें पता है डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है. कौन सा रिलेशन है? इनवर्स. इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर घटेगा. ओके, या फिर पहला वाला घटेगा तो दूसरा वाला बढ़ेगा. से फॉर एग्जांपल प्राइस और डिमांड की जब हम बात करते हैं, हमें पता है कि अगर बाकी के सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं है, ओके, इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, अगर कोई चीज महंगी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे कम खरीदते हैं. सो व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस. ये कब होगा? अगर बाकी के जो फैक्टर्स है, बाकी कौन से फैक्टर्स है, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ओके, या एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस है, इन किसी भी फैक्टर्स में चेंज नहीं होना चाहिए. चेंज का होना चाहिए सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी. इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी के फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं है, तो क्या होगा? अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा. ओके, कोई पण वस्तुना भाव વધે तो એની डिमांड घटी जाए. Similarly, when the price will decrease, definitely we will buy more of that commodity. तो price will decrease, the demand of the commodity increases. यही आपको लॉ ऑफ डिमांड बताता है. तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली आपको बताता है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी. प्राइस और उसकी डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशन है. ओके, और इनवर्स रिलेशन कैसे है? अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, और अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है. ओके, तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन भी होता है. कॉज यानी यहाँ पे कारण या रीजन क्या है? प्राइस. और उसका असर क्या होता है? उसका असर होता है डिमांड के ऊपर. ठीक है, तो कॉज हियर इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी जिसमें चेंज होता है, और इफेक्ट यानी उसका असर किस पे होता है? डिमांड फॉर द कमोडिटी. हम अभी मैंने आपको बताया व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड विल डिक्रीज. Similarly, when the price will decrease, the demand will increase if other factors remain constant. बाकी के फैक्टर्स में चेंज नहीं होना चाहिए. तो जनरली इस तरीके से नॉर्मल मार्केट बिहेव करता है. ओके, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड. ना लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एजम्पशन होते हैं. एजम्पशन मीन्स कोई भी लॉ बनाने से पहले कुछ चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ती है. ये होगा तो ये होगा. ओके, मीन्स अमुक वस्तु होगी या कुछ सिलेक्टेड चीजें होंगी तो ये लो काम करेगा, वरना नहीं करेगा, क्योंकि हर कंडीशन में काम नहीं करता है. ओके, एजम्पशन सिंपल है कि बाकी के सारे फैक्टर्स में चेंज नहीं होना चाहिए. बाकी कौन से फैक्टर्स थे प्राइस के अलावा जो हमने पढ़े? दैट इज प्राइस और रिलेटेड कमोडिटी, यानी प्राइस और रिलेटेड कमोडिटीज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. उसके बाद में प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. देन कंज्यूमर, ओके, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. और साइज ऑफ पॉपुलेशन या डेमोग्राफी जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए. इन किसी भी फैक्टर्स में चेंज नहीं होना चाहिए तो ये डिमांड काम करेगा. सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा. लॉ ऑफ डिमांड अगेन मैं आपको वही बोल रहा हूँ, सिंपल सा लॉ है. लॉ ये बोलता है कि अगर बाकी के फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होता है तो कंज्यूमर चीजों की डिमांड ज्यादा होगी अगर प्राइसेस कम होंगे, और डिमांड कम होगी अगर प्राइसेस ज्यादा होंगे. ओके, ना इसको हमने एक डायग्राम की तरह भी बताया है.
जिसमें प्राइस और डिमांड, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर डिमांड लिखा है और वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस लिखा है। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जब आपकी प्राइस P1 होती है, O P1, ओके, व्हेन द प्राइस इज दिस मच, प्राइस जब ज्यादा है तो आपकी डिमांड कितनी है, इतनी है, प्राइस इतना है, डिमांड इतना है। ओके, सिमिलरली जब प्राइस कम होता है, P2 तक आता है, ओके, प्राइस पहले P1 था, घट के P2 आ गया, तो प्राइस OP2 है, तो क्वांटिटी कितना हो गया, क्वांटिटी Q2 तक आ गया, यानी इतना हो गया। पहले क्वांटिटी इतना था, अब बढ़ के इतना हो गया। ओके, सो प्राइस घटा, क्वांटिटी बढ़ गया, प्राइस को और घटाओ, प्राइस P3 पे ले आओ। ओके, प्राइस को घटा के हम P3 पे ले आए, तो क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, Q3 हो गया। यानी पहले क्वांटिटी Q1 था जब प्राइस P1 था, क्वांटिटी बढ़ गया जब प्राइसेस घट के P2 आ गया, क्वांटिटी और बढ़ गया जब प्राइसेस और कम हो गया। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि प्राइसेस घटता जाएगा, डिमांड बढ़ता जाएगा। सिमिलरली प्राइस अगर बढ़ाओगे तो क्वांटिटी घटता जाएगा। ये आपको इनवर्स रिलेशन बताता है, ये इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। ओके ओके, नेक्स्ट ना, हमने अभी पढ़ा कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी। ऐसा क्यों है, क्यों इनवर्स रिलेशन है सर, ये प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, ऐसा क्यों है? इसके दो बड़े रीजन है, दोनों रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं। दैट इज, पहला है इनकम इफेक्ट, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, इनकम इफेक्ट। जब हम इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम का मतलब है रियल इनकम। रियल इनकम मीन्स परचेजिंग पावर, किसी भी मनी की या पैसे की जो खरीदने की ताकत होती है उसको हम बोलते हैं रियल इनकम। ओके, जैसे मान लो 100 रुपीज आपके पास है, अगर आप 100 रुपये मार्केट में लेके जाते हो और 1 kg एप्पल लेके आते हो, तो आपकी परचेसिंग पावर कितनी है, 1 kg एप्पल। कल को मान लो वही 100 रुपीज आप मार्केट में लेके गए और 2 किलो एप्पल खरीद के लेके आ गए, दैट मीन्स आपके पैसे की खरीदने की ताकत बढ़ गई है। पहले वो 100 रुपीज 1 kg एप्पल खरीद पाता था, अब वही 100 रुपीज 2 kg एप्पल खरीद पाता है। दैट मीन द रियल इनकम और द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी हैड इंक्रीज्ड। ओके, तो हम उसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनकम इफेक्ट कैसे असर करता है। देखो, जब किसी भी चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, कोई भी चीज के प्राइस बढ़ते हैं, तो क्या होता है, उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास जो पैसा है उसकी खरीदने की ताकत कम हो जाती है। से फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में आप गए, ओके, एक एप्पल है, 1 एप्पल कॉस्ट 20 रुपीज, 20 रुपए का एक एप्पल है। ओके, आपके पास सपोज 100 रुपीज है, आपके पास 100 रुपीज, आप मार्केट में गए, 20 रुपए का एक एप्पल है, तो आपने 100 रुपीज दिए और आपको 5 एप्पल मिल गए। ओके, 20 रुपया में एक सफरजन છે, તમે માર્કેટમાં ગયા, 100 રૂપિયાની નોટ આપી, તમને 5 સફરજન આપ્યા। ओके, नेक्स्ट टाइम आप वापस मार्केट में गए कुछ दिनों के बाद, आपने 100 रुपीज का नोट दिया, अब ये एप्पल का प्राइस बढ़ गया, सपोज एप्पल का प्राइस 50 रुपीज पर एप्पल हो गया, यानी एक एप्पल 50 रुपीज का है। अभी आप 100 रुपीज दोगे तो कितने एप्पल आपको मिलेंगे, ओनली 2। ओके, 50 रुपया एप्पल नो भाव થઈ ગયો, तो तुम 100 रुपया अगर देगा तो आपको सिर्फ 2 एप्पल ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आपका पैसा, उसकी जो खरीदने की ताकत है वो कम हो गई है। पहले वो एप्पल कितने खरीद पाता था, 100 रुपीज कितने खरीद पाते थे, 100 रुपीज से 5 एप्पल, अब 100 रुपीज सिर्फ 2। ऐसा क्यों हुआ, पैसे की खरीदने की ताकत कम क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस जो पहले 20 रुपया थी बढ़ के 50 रुपया हो गई, तो जब प्राइस बढ़ती है तो रुपये की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। when the purchasing power of money reduces, आपके पास 100 रुपीज ही है, प्राइस बढ़ गया तो आपको 100 रुपीज में 2 एप्पल मिलेंगे। आप भले चाहते हो कि आपको 5 मिले, लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ गई है तो आप उतने रुपये में सिर्फ 2 एप्पल खरीद पाओगे। तो क्योंकि आपके पैसे की खरीदने की ताकत कम हो गई है, ओके, रियल इनकम कम हो गई है, इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो कम हो जाती है जब प्राइस बढ़ती है। सिमिलरली उल्टा होता है, जब कोई चीज सस्ती होती है, अब आप ज्यादा चीजें खरीदने की स्थिति में हो जाते हो, क्योंकि आप उस रुपये से ज्यादा चीजें खरीद पाते हो, हेंस आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, you are in a position to buy more because the purchasing power of your money increases. Okay, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करता है, देखो कई बार क्या होता है, हम जब कोई चीज खरीदते हैं, ओके, और उसका जो सब्स्टिट्यूट है, गुड्स है, वो अगर मार्केट में अवेलेबल है, ओके, तो डेफिनेटली आपकी प्राइस जब चेंज होगी तो उसकी डिमांड पे असर करेगा। कैसे करेगा, लेट अस सी। सपोज टी एंड कॉफी की हम बात करते हैं, टी एंड कॉफी क्या है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, चाय नहीं तो कॉफी भी चलता है। तो कल को मान लो चाय अगर महंगी होती है, चाय के प्राइस अगर बढ़ते हैं, ओके, तो जब चाय के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो लोग चाय पी रहे हैं वो चाय पीना छोड़ के कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हैं, चाय को छोड़ के कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, हेंस चाय की डिमांड कम हो जाती है। तो चाय की डिमांड कम क्यों हुई,
बिकॉज जब चाय के प्राइस बढ़े तो जो लोग चाय पी रहे थे वो कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया, इसलिए कॉफी का डिमांड बढ़ा लेकिन डिमांड चाय का घट गया है। तो चाय की डिमांड क्यों घटी है? बिकॉज कस्टमर जो आपका है वो आपको छोड़ के दूसरे कमोडिटी के लिए चला गया, इसलिए आपकी डिमांड घट गई है। सिमिलरली कई बार हम देखते हैं जैसे राइस का प्राइस महंगा हो गया, ओके, कल को मान लो चावल अगर महंगा हो जाता है तो क्या होगा? चावल महंगा होगा तो चावल की डिमांड घटेगी। क्यों घटती है? जो लोग चावल ज्यादा खा रहे थे वो चावल कम खाएंगे और व्हीट या बाजरा है उसे ज्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। कस्टमर क्या करता है, जब कोई चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो शिफ्ट होकर दूसरे कमोडिटी के लिए चला जाता है, हेंस उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। सिमिलरली जब किसी चीज के प्राइस घटते हैं, ओके, तो जो दूसरी कमोडिटी या सब्सिट्यूट गुड्स के जो कस्टमर थे वो उनको छोड़ के आप इस गुड्स को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इफेक्ट करता है जिसकी वजह से देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ओके, तो ये तो हमने रीजंस फॉर इनवर्स रिलेशन देख लिए। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन ना, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, एक्सेप्शन यानी जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ऐसी कौन सी हमने पढ़ा ना कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सुनने में ठीक लगता है कि भाई सर कोई वस्तु मूंगी था तो लोग को ना ओछू ले, सस्ती था तो लोग को વધારે ले, लेकिन हर जगह ऐसा होता है नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता है, हर तरह के गुड्स में ऐसा नहीं होता है। कहां पे नहीं होता उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन, जहां पे ये काम नहीं करता है। सबसे पहला एक्सेप्शन है प्रेस्टिजियस गुड्स। ना, प्रेस्टिजियस गुड्स की जब हम बात करते हैं, ओके, प्रेस्टीज मतलब ऐसे गुड्स जो बेसिकली दिखावे के लिए होते हैं, जो आपकी सोसाइटी में स्टेटस को बताने के लिए होते हैं, उसे बोलते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। जैसे गोल्ड है, देन डायमंड ज्वेलरी है, देन एक्सपेंसिव कार्स है। ये बेसिकली अमीर लोगों के लिए होता है। तो अमीर लोग, जैसे मान लो अगर मैं एक कार खरीद रहा हूँ, 1.5 करोड़ का कार है, ओके, 1.5 करोड़ का कार है, कल को वो कार 1.6 करोड़ का भी हो जाए, ओके, 1.5 करोड़ का कार है, वो कल को 1.6 करोड़ का हो जाए तो भी इसकी डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करेगा? जो आदमी 1.5 करोड़ दे सकता है वो 1.6 भी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो लोग कार इसलिए नहीं खरीदते कि उनको कार में ट्रैवल के लिए खरीद रहे, नो, वो मार्केट, वो पब्लिक को ये दिखाने के लिए वी आर रिच, ओके। और जो अमीर लोग होते हैं वो उसका स्टेटस सिंबल बना के रखते हैं कि हमारे स्टेटस का सिंबल है, ओके। तो अगर वो महंगा होगा तो लोग उसे खरीदना पसंद करेंगे, उसकी डिमांड कम नहीं होगी। इनफैक्ट कई जगह तो ऐसा भी होता है जब चीजें महंगी हो जाती है तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं, स्पेशली अमीर लोगों की हम बात कर रहे हैं। तो महंगी होती है तो लोग, अमीर लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं, सस्ती होती है तो उसे नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सस्ता है तो वो कॉमन है तो बहुत सारे लोगों के पास होगा, तो स्टेटस सिंबल नहीं रहेगा वो, ओके। तो कई बार ऐसा होता है जो एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं या सोशल स्टेटस बताने की जो चीज होती है, ऐसे गुड्स के अंदर जो अमीर लोग होते हैं वो उन्हें खरीदना पसंद करते हैं जब उनके प्राइसेस हाई होते हैं, ओके। तो भले उनके प्राइस बढ़ जाए, उनकी डिमांड में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसे फिर भी खरीदेंगे। दूसरा जो होता है लो प्राइस गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जिनकी प्राइसेस एकदम कम होती है, इतनी कम होती है कि उनके प्राइस में अगर चेंज भी होता है तो उनकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। से फॉर एग्जांपल पेंसिल है, ओके, हम पेंसिल पे एक महीने में कितना खर्च करते हैं, ओके, पेंसिल आती है ना, या फिर सॉल्ट आप ले लो, नमक, आप नमक कितने रुपए का खाते हो, ओके। बेसिकली 1 kg सॉल्ट की एक पॉलिथिन, एक थैली में लेके आते हैं घर पे, और ऑलमोस्ट एक महीना तो आराम से चल जाता है, शायद उससे भी ज्यादा। तो नमक कितने रुपए का आता है? 15 रुपए का आता होगा या 20 का आता होगा, ओके। 20 रुपए का नमक, यानी आपकी अगर महीने की इनकम 50,000 है, 50,000 अगर आपकी सैलरी है, उसमें से आप नमक पे कितना खर्च करते हो? खाली 15 से 20 रुपया, यानी विच इज 0.few%, ओके। कल को मान लो नमक 15 रुपए से बढ़ के 20 रुपया हो गया तो क्या आप नमक कम खाओगे? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि नमक पे हम इतना कम खर्च करते हैं कि उससे प्राइस अगर थोड़ा बढ़ भी जाए या घट भी जाए तो उसकी डिमांड में फर्क नहीं पड़ता। कल को घट भी गया तो कौन सा हम ज्यादा खाने वाले हैं? नमक 10 रुपए का होगा, थोड़ी दो सब्जी में 2 या 3 चमची ज्यादा गिर के खाने लगेंगे, नो। तो कुछ गुड्स होते हैं जिनके प्राइसेस इतने कम होते हैं कि उनके प्राइसेस में, और अगर उनके प्राइस में अगर फर्क पड़े भी तो डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सस्ते, यानी हम अपनी इनकम का बहुत कम उस पर खर्च करते हैं, इसलिए उनकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है गिफिन गुड्स, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, गिफिन गुड्स, ओके। गिफिन गुड्स को बेसिकली हम इंफीरियर गुड्स ही बोलते हैं, ओके। गिफिन, एक्चुअली गिफिन एक आदमी का नाम है, रॉबर्ट गिफिन, ओके। रॉबर्ट गिफिन ने सबसे पहले गिफिन गुड्स के बारे में बताया था, ओके, एक्सप्लेन किया था ना। गिफिन गुड्स में होता क्या है
ये वो गुड्स होते हैं जो बेसिकली एकदम इंफीरियर होते हैं या लो प्राइस गुड्स होते हैं, जिनके अंदर होता क्या है, जिनके प्राइसेस जब घटते हैं तो उनकी डिमांड घट जाती है। हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड में, प्राइस घटे तो डिमांड बढ़े। लेकिन इन गुड्स में उल्टा होता है, जब इनके प्राइसेस घटते हैं तो इनकी डिमांड घट जाती है। सुन के अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा होता है। ओके, से फॉर एग्जांपल बाजरे की हम बात करते हैं, ज्वार एंड बाजरा। बाजरे हम पहले जब इंडिया गरीब था, ओके, खाने के लिए इनफ नहीं था, लोगों की इनकम बहुत कम थी, लोग बाजरे का बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। ओके, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, हर आदमी के अंदर ये इच्छा होती है कि वो इंफीरियर से सुपीरियर की तरफ मूव करे। इंफीरियर यानी जो सस्ता है उससे महंगे की तरफ मूव करे। अगर आप चावल भी खाते हो, तो अगर खिचड़ी के चावल खाते हो तो आपकी इच्छा जरूर ये होती है कि हम बासमती के चावल खाएं, ओके, अच्छी क्वालिटी का चावल खाएं। ठीक है, हर आदमी के अंदर ये होता है। अगर कोई आदमी मान लो बाइक चला भी रहा है, तो मान लो अगर सस्ता बाइक चला रहा है, 100 सीसी का चला रहा है, तो वो डेफिनेटली चाहेगा वो 150 सीसी या 200 सीसी की तरफ मूव करे, यानी इंफीरियर से सुपीरियर की तरफ मूव करे। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। तो होता क्या है, सपोज मेरा इनकम कम है, ओके, और कल को मान लो बाजरा सस्ता हो गया, तो मैं क्या करूंगा, बाजरा जब सस्ता होगा तो मेरी खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी। हमने पढ़ा ना इनकम इफेक्ट के अंदर, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस योर एबिलिटी टू बाय कमोडिटी इंक्रीजेस। ओके, यानी इनकम, आपकी जो रियल इनकम या परचेसिंग पावर वो बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उस बढ़े हुए परचेसिंग पावर से मैं क्या करूंगा, कम बाजरा खरीदूंगा और ज्यादा वीट या राइस ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे मन में इच्छा होती है कि हम भी बाजरे को छोड़ के वीट या राइस को कंज्यूम करें। ये नॉर्मल बिहेवियर होता है। ओके, एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज मेरे पास 100 रुपीज है, ओके, आई हैव 100 रुपीज, और मुझे एक महीने के अंदर 5 kg चाहिए। ओके, 5 किलो खाने के लिए चावल चाहिए। दो तरह के चावल मार्केट में मिलते हैं, खिचड़ी का चावल मिलता है और बासमती राइस मिलता है। कल को मान लो 100 रुपीज मेरे पास है, मेरे को कम से कम 5 किलो चावल तो चाहिए खाने के लिए, और मार्केट में जो चावल मिलता है वो 20 रुपए किलो है, कौन सा, खिचड़ी वाला। और जो बासमती राइस है वो 40 रुपीज केजी है। खिचड़ी का चावल है 20 रुपए किलो, बासमती राइस है 40 रुपीज किलो। मेरे पास है 100 रुपीज और मुझे कम से कम 5 kg चावल चाहिए महीने में। तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपीज मेरे पास है, 5 किलो मेरे को खरीदना है, तो डेफिनेटली मैं क्या खरीद सकता हूँ, खाली खिचड़ी के चावल ही खरीद सकता हूँ। तो 100 रुपीज दे के 5 किलो खिचड़ी के चावल खरीदूंगा और कंज्यूम करूंगा। लेकिन कल को मान लो खिचड़ी का चावल सस्ता हो गया, उसका दाम 20 रुपए से घट के 15 रुपए हो गया, तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे 5 किलो तो लेना ही है, तो अभी मैं क्या करूंगा, 4 किलो खिचड़ी के चावल लूंगा। 15 रुपए का प्राइस है, 4 किलो लिया तो कितना रुपीज खर्च हुआ, 60 रुपीज हुआ, बचा 40 रुपीज। उस 40 रुपीज से मैं 1 किलो बासमती राइस खरीदूंगा, तो हो गया ना 5 kg। 4 kg खिचड़ी का चावल, 1 kg बासमती राइस। 4 kg खिचड़ी का चावल 15 रुपए का भाव में लिया तो 60 रुपीज, और बासमती राइस 1 kg 40 रुपीज, तो 60 + 40 100 रुपीज में मैंने 5 किलो चावल खरीद लिया। ओके, तो चावल पहले, खिचड़ी का चावल पहले 20 रुपए किलो था, तो मैं उसे 5 किलो खरीद रहा था। अब वो घट के उसका प्राइस 15 रुपये हो गया, तो मैंने कितना खरीदा खिचड़ी का चावल, सिर्फ 4 किलो। ओके, और 1 किलो बासमती लिया, तो 4 किलो ही खरीदा खिचड़ी का। तो जब प्राइस 20 रुपये था तो 5 किलो ले रहा था, प्राइस 15 हो गया तो सिर्फ 4 किलो। ओके, तो ये लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल अगेंस्ट में है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो हर आदमी क्या करता है, इंफीरियर से सुपीरियर की तरफ मूव करना चाहता है। इसको हम बोलते हैं गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स। जो लास्ट पॉइंट है वो स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल। कई बार लोगों के प्रेफरेंस या टेस्ट अलग होता है। ओके, वो एक ही तरह का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, उसके प्राइस भले महंगे हो जाए, सस्ते हो जाए, स्टिल दे विल बाय द सेम प्रोडक्ट ओनली। ओके, ऐसा जनरली एडिक्टेड लोगों में भी ऐसा होता है। ओके, जिनको एडिक्शन होता है उनको प्राइस का फर्क नहीं पड़ता, अगर चीजें महंगी भी हो जाएंगी तो भी वो एडिक्शन की चीजें खरीदेंगे। कुछ लोग होते हैं ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जैसे मान लो कुछ लोग कॉलगेट यूज करते हैं, कल को कॉलगेट का प्राइस 5 रुपए 10 रुपए महंगा भी होगा, स्टिल दे विल यूज द सेम कॉलगेट। जैसे बॉर्नविटा है, कुछ फैमिलीज में बॉर्नविटा बच्चे पीते ही है। ओके, तो बॉर्नविटा अगर महंगा भी हो जाए तो भी वो बॉर्नविटा खरीदेंगे, तो वहां पे डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये स्पेशल प्रेफरेंस जो लोगों की होती है उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय।